हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आइए, हम लोग नोबेल पुरस्कार की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे थे। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग नोबेल पुरस्कार के इतिहास को समझे हैं और नोबेल पुरस्कार कौन कौन से प्राप्तकर्ता भारतीय हैं उनको हम लोगों ने समझा है। और आज की क्लास में हम लोग 2019 में किसे नोबेल पुरस्कार किस किस फील्ड्स में दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो यहाँ आने से पहले शॉर्ट में 5 मिनट का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फोकस जितना पढ़ने पे होता है उससे कहीं ज़्यादा रिवीजन पे होता है, क्योंकि रिवीजन ही वह हथियार है जो चीज़ों को हमें देर समय तक तैयार रखने में थोड़ा सा मदद करती है, और वही वह वजह बनती है कि हम एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ चीज़ें आसानी से हो पाती हैं। तो रिवीजन आपको बार बार करना होगा, तभी चीज़ें आपको याद होंगी। तो 5 मिनट के लिए क्विक रिवीजन आपके साथ मैं करता हूँ फ्रेंड्स, कि हमने आपको लास्ट 2 क्लास में जो बताया था उसका रिकैप बताते हैं सिर्फ, जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। इसके संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल साहब थे, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1896 में 10 दिसंबर को हुई थी। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पे ही बाद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। मैंने आपको बताया था, अगर कभी प्रश्न पूछा जाए पूरे विश्व की प्रथम महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी, जिन्हें 2 बार यह पुरस्कार मिला है, 1903 में और 1911 में। फिर अगर मैंने आपको बताया था, अगर सवाल ये किया जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो मदर टेरेसा, जिनको 1979 में मिला है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई तो यह केवल 5 फील्ड्स में दिए जाते थे: साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। लेकिन बाद में जो स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक था, रिक्स बैंक, उसके द्वारा 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई। और वर्तमान स्थिति यह है फ्रेंड्स कि वर्तमान में इसे 6 फील्ड्स में दिया जाता है। और जो 6वीं आपको जो क्षेत्र है, जो फील्ड है इसका, वह कौन सा है, वह अर्थशास्त्र है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मैंने बात की थी जो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और छोटे से लेकर बड़े एग्जामिनेशन हर जगह ये सवाल पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि अब तक कुल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जो कृति थी गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो 1913 के बाद मैंने बताया था कि 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। 1930 के बाद 1968 में हरगोविंद खुराना को यह पुरस्कार दिया गया। और 1968 के बाद 1979 में 1979 में मदर टेरेसा को यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को यह साहित्य के क्षेत्र में मिला था, सीवी रमन को यह भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को यह किस क्षेत्र में दिया गया था, चिकित्सा के मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। जबकि आपको मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। फिर 1983 में मैंने आपको बताया कि सीवी रमन साहब के जो भतीजे थे एस चंद्रशेखर, उनको यह स्टैटिक्स फिजिक्स में यह पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद आगे चलकर 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। फिर आगे चलकर 2009 में वी रामाकृष्णन को 2009 में यह पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में दिया गया। और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और अभी हाल ही में 2019 में अभिजीत बनर्जी, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, उन्हें यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले 2 क्लासेस में पूरे इसके इतिहास को, पूरे इसके सामान्य ज्ञान को और कौन कौन से भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ता थे उनके संबंध में पूरे डिटेल में समझाया था। आज की क्लास का मेरा मकसद क्या है, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि 2019 में वह कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आइए वो सारी 6 फील्ड्स में जो 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया गया है, किन्हें किन्हें प्राप्त हुआ है, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। और ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कहाँ से प्रश्न हमारे ज़्यादा बनेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं
कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। नाम थोड़ा सा टफ लग सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा फॉरेन नेम इसमें ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा नाम टफ होते नहीं फ्रेंड्स। जो नाम प्रचलित हो जाते हैं, जिसका नाम आप बार बार लेते हो, वह नाम अपने आप आसान हो जाते हैं, और जो नाम आप नहीं लेते हैं वो नाम कठिन हो सकते हैं। हो सकता है आपको नाम लगता है हमारे भारतीय नाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हीं विदेशियों को, फॉरेन लोगों को जब आपके नाम को देखते होंगे, आपने हमारे नाम को देखते हैं, तब उनको लगता है कि इंडियन नेम बहुत कठिन है। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि विदेशी नेम बहुत कठिन होते हैं, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। जो नाम आपके प्रचलन में बार बार आ जाते हैं, आपके टंग में बार बार आ जाते हैं, बार बार उसका आप यूज़ करते हैं, वो नाम अपने आप ईजी हो जाते हैं। शायद जब आपने पहली बार जसप्रीत बुमराह का नाम सुना होगा तो आपको लगा होगा नाम कितना टफ है। यजुवेंद्र चहल का नाम सुना तो आपको लगा बहुत टफ है, लेकिन जब उन्हीं खिलाड़ियों का नाम आप बार बार लिए तो आज आपके सबके जुबान पे जसप्रीत बुमराह है, नाम बहुत ईजी लगने लगा। तो नाम कठिन और ईजी नहीं होता है, बल्कि उसके प्रयोग पे, उसके बार बार के रिपीटेशन पे नाम अपने आप ईजी हो जाते हैं। तो इसका भी रिपीटेशन आप बार बार करिएगा तो शायद नोबेल पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता हैं उनके भी नाम आपको ईजी लगने लगेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। और जैसा कि आप लोगों को फ्रेंड्स पता है, जो बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी इंडिविजुअल करंट अफेयर की रेगुलर क्लास चलती है, जिसमें 1 जनवरी 2020 से पूरा करंट अफेयर कवरअप किया जा रहा है, जिसमें डिटेल में सारे पार्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके साथ ही साथ हम पिछले 6 माह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं महत्वपूर्ण 400 से 500, उन सारे क्वेश्चनों को 10 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं। अगर आप लोग मेरे इंडिविजुअल क्लास में करंट अफेयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने उसकी बहुत ही कम शुल्क में ये क्लास स्टार्ट की है। उसकी शुल्क केवल 100 रुपये प्रति माह है फ्रेंड्स। 100 रुपये प्रति माह फीस पर ये क्लास चलाई जाती है। जितने में आप एक मैगजीन लेते हैं उतने में यहाँ पूरी क्लास करंट अफेयर को दी जाती है और पूरी डिटेल में पढ़ाई जाती है, जो किसी भी एग्जामिनेशन में 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके आते हैं, ताकि वहाँ से कवर अप हो सकें। तो अगर आप इंडिविजुअल करंट अफेयर में एडमिशन लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो 7068507275 पे कांटेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन ले लीजिए, ताकि करंट अफेयर पे केवल डेली आधा घंटा ही समय दे करके एक मजबूत पकड़ बनाई जा सके, ताकि आप सामान्य ज्ञान के, उसके इतिहास के और करंट अफेयर के इशू से जितने प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो आसानी से आप कर सकें। तो आइए आगे चलते हैं। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे मिला। तो मैंने आपको एक बात बताई थी फ्रेंड्स कि किसी एक फील्ड्स में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जॉन बी गुडएनफ को, जॉन बी गुडएनफ, एम स्टैनली विटिंघम और अकीरा योशिना को, इन 3 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछेंगे तो इसी के पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। सवाल उठता है, सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन तीनों व्यक्तियों में? क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जॉन बी गुडएनफ को इस बार 97 वर्ष की आयु में उनको यह पुरस्कार दिया गया है और यह विश्व के सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता बन गए हैं। इसलिए हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में जॉन बी गुडएनफ को 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनको किस क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। हो सकता है डायरेक्टली पूछे इस बार 97 वर्ष की उम्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तब आपको बताना होगा जॉन बी गुडएनफ। गुडएनफ, एनफ का मतलब पर्याप्त। अब पर्याप्त हो गया भाई, 97 वर्ष की उम्र में नहीं यह पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, तो जॉन बी गुडएनफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉन बी गुडएनफ, एम स्टैनली विटिंघम और अकीरा योशिना, ये 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? अपने कार्य के माध्यम से इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक बेतार मतलब वायरलेस तथा जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज की नींव रखी है। उसके लिए रसायन के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट फील्ड देखते हैं कि भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे किसे दिया गया है। तो 2019 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स मिशेल जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर केवेलोस। तो नाम को याद करने के लिए मैं बार बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी ये बात, आप नाम यहाँ से याद रखिए। तीनों नाम आपके याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में आपके यहाँ के नाम, आधे नाम नहीं पूछे जाएंगे। जब भी एग्ज़ाम में ये आएगा तो पूरे नाम पूछे जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, जेम्स मिशेल डिडियर। याद करने का तरीका है ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना होने पाए, कि जैसे ही भौतिकी का आए तो आप तुरंत याद करिएगा कि सर ने बताया था जेम्स मिशेल डिडियर, मतलब
का मतलब जेम्स पीबल्स, मिशेल डुलोज को भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, जेम्स मिशेल डिडियर, जेम्स मिशेल डिडियर, शायद आपको आसानी से ये नाम याद हो जाएंगे। किस लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है? तो ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में नई समझ विकसित करने में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार इन्हें मिला है। किन व्यक्तियों को? एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं, जेम्स मिशेल डिडियर, ये नाम आप याद रखिएगा। इन्हीं 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में 2019 का मिला है। तो 2 आपके क्लियर हो गए, रसायन के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे मिला है? चिकित्सा विज्ञान देखते हैं तो विलियम जे कैलिन जूनियर, ये अमेरिका से संबंध रखते हैं, इनके ये पुरस्कार मिला है। विलियम शेक्सपियर एक राइटर हैं, इनके नाम पे याद रखिएगा। मैं तीनों नाम आपको बताता हूँ, किसके नाम पे आप ये नाम याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी याद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिंक लगाना पड़ता है। तो अपनी अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जो इसके बारे में सोचा, जरा उस पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ, शायद याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे ही चिकित्सा की बात आएगी, आप याद करिएगा सर ने विलियम शेक्सपियर का नाम लिया था, मतलब कि विलियम जे कैलिन जूनियर। सर पीटर जे रेडक्लिफ, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं, इसमें रेडक्लिफ भी शामिल हैं। और उसके बाद ग्रेग चैपल, किसी समय में भारत के कोच रहे क्रिकेट के, ग्रेग एल समेंजा, ये तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो 3 नेम कौन हो गए? विलियम, उसके बाद रेडक्लिफ, उसके बाद ग्रेग चैपल। इस नाम से याद रखिए, ग्रेग चैपल नाम है नहीं फ्रेंड्स इनका, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। मैं याद करने के तरीके के लिए बता रहा हूँ कि ग्रेग चैपल भारत के एक बार कोच रहे हैं, जो आप लोग सभी क्रिकेट के शौकीन हैं, सब लोग इससे जानते होंगे। तो ग्रेग एल समेंजा, सर पीटर जे रेडक्लिफ, इन 3 व्यक्तियों को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका मतलब हमें 3 तैयार हो गए। 6 फील्ड में दिए जाते हैं, तो हमने रसायन के क्षेत्र में देख लिया, भौतिकी के क्षेत्र में देख लिया और चिकित्सा के क्षेत्र में देख लिया। लेकिन मज़े की बात यह है फ्रेंड्स, जो लास्ट के 3 क्षेत्र हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जामिनेशन में अगर इस बार की बात की जाएगी तो मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। लेकिन जहाँ तक मेरा गेस है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछे जाने की संभावना प्रबल रूप से है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा तो शांति के क्षेत्र में बार बार पूछा जाता है। जबकि आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इसमें कोई श्रेणी क्रम नहीं है कि इन 6 क्षेत्रों में कौन सर्वाधिक उच्च श्रेणी का पुरस्कार है। लेकिन ये माना जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में जिसे शांति का पुरस्कार मिलता है वह सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए शांति का पुरस्कार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसके बाद अर्थशास्त्र का रखता है और उसके बाद साहित्य का रखता है। उन तीनों चीज़ों को अभी मैंने बचा के रखा है और इसके बाद अब हम लोग वो पढ़ेंगे। अगर इन 3 में से क्वेश्चन बनेंगे तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जॉन बी गुड इनफ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि सबसे अधिक उम्र में उनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं हम लोग। इसके संबंध में देखते हैं किस लिए यह पुरस्कार मिला है। तो ऑक्सीजन के बदलते स्तर की प्रतिक्रिया स्वरूप जीनों की गतिविधि को विनियमित करने वाली आणविक मशीनरी की पहचान करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं अन्य तथ्य, यहाँ से कुछ और तथ्य बन सकते हैं जहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है? ये बात कल शायद मैंने डिस्कस की थी फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है। तो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें 2014 में शांति का पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ। और ये इन्हें 17 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार मिला है। कितने वर्ष की उम्र में फ्रेंड्स? 17 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार मिला है। सोचिए, जिस उम्र में हम अपने कैरियर की ही नहीं सोच पाते हमें करना क्या है, हमें जाना किस तरफ है, उस उम्र में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मलाला यूसुफजई ने 17 वर्ष की उम्र में जीता है। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? ये पाकिस्तान से संबंध रखती हैं। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है? तो जॉन बी गुड इनफ। क्या नाम है? जॉन बी गुड इनफ, जिनको मैंने बताया है कि रसायन के क्षेत्र में इस बार पुरस्कार मिला है। इससे पहले 96 साल की उम्र में एक व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला था, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अब जॉन बी गुड इनफ हो गए हैं। 97 वर्ष की उम्र में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, शांति का नोबेल। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न ये बहुत अच्छा बनता है, यहाँ से मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है।
ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शांति का नोबेल नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी है ना ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। जबकि अन्य नोबेल कहाँ पे दिया जाता है? स्वीडन में। जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं सब स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में दिया जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हम लोग। नोबेल पुरस्कार 2019 अर्थशास्त्र, ये मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बार 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेफ्लो और माइकल क्रेमर। ये नाम आपको याद ही रख लेना है, अभी तुरंत याद कर लेना है। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेफ्लो और माइकल क्रेमर। क्यों याद रख लेना है? कि ध्यान रखिएगा कि ये 9वें भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, लेकिन ये भारत की नागरिकता इनके पास नहीं, ये भारतीय मूल के थे, इनकी नागरिकता विदेश की है। और दूसरी बड़ी बात है कि अभिजीत बनर्जी की पत्नी है एस्थर डफलो। अभिजीत बनर्जी की पत्नी है एस्थर डफलो, और एस्थर डफलो और अभिजीत बनर्जी ऐसे 6वें दंपत्ति हैं, मतलब 6वें पति पत्नी हैं जिन्हें एक ही विधा में ये पुरस्कार दिया गया है। इसके मतलब इससे पहले 5 ऐसे और पति पत्नी हो चुके हैं जिन्हें एक ही क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये कौन से हैं? ये 6ठे दंपत्ति हैं जिन्हें एक ही विधा में उचित कार्य करने के लिए या उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अभिजीत बनर्जी, सबसे बड़ी बात ये भारत से संबंध रखते हैं, और दूसरी बड़ी बात ये सबसे कम उम्र के हैं, ये 6ठे दंपत्ति हैं, इसलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और माइकल क्रेमर ये तीसरे व्यक्ति हैं। तो मैंने आपको बताया है अर्थशास्त्र का पुरस्कार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पुरस्कार किसी भारतीय मूल के नागरिक को मिला है, और दूसरी बात कि ये पति पत्नी हैं, एक दंपत्ति के रूप में हैं जिन्हें यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। इसलिए किसी भी आगे आने वाली परीक्षा में इसका आने का संभावना अधिक है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और किस लिए मिला है इनको यह पुरस्कार? वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अन्य तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें है फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो द्वारा लिखित पुस्तक पुअर इकोनॉमिक्स गोल्डमैन सेक्स बिजनेस ऑफ द ईयर से सम्मानित है। मतलब अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है फ्रेंड्स, जिसका नाम है पुअर इकोनॉमिक्स, और इसको किस पुरस्कार से नवाजा गया है? गोल्डमैन सैक्स बिजनेस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, जिसका एक का नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, और दूसरी है पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक किसी न किसी एग्जाम में आ सकती हैं। आपको मैंने बताया है फ्रेंड्स कि एग्जाम में पुस्तक से एक प्रश्न जरूर आता है, और पुस्तक वही पूछी जाती है जो हाल ही में चर्चा में रहती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ये भारतीय मूल के हैं, तो इनकी तीनों पुस्तक को याद रखिएगा, पुअर इकोनॉमिक्स, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स एंड पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? गरीबी। यहाँ तक क्लियर हुआ बिल्कुल फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। 46 वर्षीय डेफ्लो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के 50 वर्षों के इतिहास में इस पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं। तीसरी वजह क्यों इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019? पहली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभिजीत बनर्जी और एस्थर डेफ्लो को यह पुरस्कार दिया गया है, और अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये 6वें दंपत्ति हैं जिन्हें पति पत्नी के साथ रहते हुए एक ही विधा में यह पुरस्कार दिया गया है। और तीसरी वजह यह है फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार की शुरुआत मैंने बताया था कि 1969 में हुई थी, और अभी क्या चल रहा है? 2019। इसका मतलब अर्थशास्त्र के पुरस्कार के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, और 50 वर्ष पूरे होने की वजह से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और चौथी बात क्या है फ्रेंड्स? चौथी बात यह है कि 46 वर्ष की उम्र में एस्थर डेफ्लो को यह पुरस्कार मिला है, और यह अब तक की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाली ये महिला बन गई हैं, जिनका नाम है एस्थर डेफ्लो। एकदम क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेफ्लो ऐसे 6वें दंपत्ति हैं, विवाहित दंपत्ति हैं, जिन्होंने एक साथ एक ही विधा में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूरी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बताई, उसको भी आप ध्यान रखिएगा,
अर्थशास्त्र से प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक है। एक बार मैं नाम फिर से रिपीट कर देता हूं, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को, 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो पति पत्नी हैं और ये 6वें दंपत्ति हैं जिन्हें एक ही विधा में नोबेल पुरस्कार जीता है और ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। और एस्थर डफलो को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। लेकिन अर्थशास्त्र के अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल किसे मिला है, तब नाम होगा मलाला यूसुफजई का। लेकिन डायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाले कौन हैं या कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा, तब आपको आंसर देना होगा एस्थर डफलो। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया कि शांति का पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली किसे मिला है कि 2019 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे मिला है फ्रेंड्स? इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला है। तो हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही पूछा जाए कि अभी हाल ही में शांति का पुरस्कार अबी अली अहमद को दिया गया, यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। क्यों दिया गया है, वजह क्या थी, कौन सा ऐसा कार्य उन्होंने किया? तो शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने व उनके प्रयासों और विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संबंधी विवाद का समाधान करने की उनकी निर्णायक पहल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। एक पड़ोसी देश है इथियोपिया का जिसका नाम है इरिट्रिया, जिसके पिछले 50 से 60 वर्षों से कुछ सीमा का विवाद चल रहा था और उस सीमा की विवाद को संवाद के द्वारा उन्होंने इसका हल निकाला और उसके लिए अबी अहमद अली को शांति का पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब हम लोग लास्ट पुरस्कार में पहुंच गए हैं। हमने देख लिया भौतिकी का, हमने देख लिया रसायन का, हमने देख लिया चिकित्सा का, फिर उसके बाद हमने देखा अर्थशास्त्र का और अभी हमने देखा शांति या पीस का। अब हमें केवल एक पुरस्कार देखना है, लिटरेचर मतलब कि साहित्य का पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, यहाँ मैंने एक साथ 2 लिखे हैं कि 2018 और 2019। क्यों लिखा है? क्योंकि 2018 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, तो 2019 में जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई तो दोनों वर्ष के पुरस्कारों को एक साथ दिया गया। तो 2018 में यह पुरस्कार मिला था, पोलैंड की लेखिका थी ओल्गा टोकार्जुक। क्या नाम था उनका? ओल्गा टोकार्जुक को यह पुरस्कार मिला। किस लिए मिला? अत्यधिक जुनून के साथ जीवन के एक स्वरूप की तरह सीमाओं को लांघने का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कथात्मक परिकल्पना इन्होंने लिखी थी, उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो इनका देश भी याद रखिएगा, ओल्गा टोकार्जुक कहाँ से संबंध रखती हैं? पोलैंड से। तो जहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे करंट अफेयर के पढ़ाने की तकनीक में एक खास बात रहती है, वह एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन वो एक भी चीज़ एक्स्ट्रा मैं नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाती हैं, क्योंकि वो अनावश्यक मैं कोई भी तथ्यों का बोझ नहीं देना चाहता, क्योंकि वैसे ही जीएस के सिलेबस में बहुत सारे तथ्यों को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको याद करना होता है। इसलिए किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए जितना ज़रूरी ये होता है हमें क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये होता है हमें क्या छोड़ना है। अगर छोड़ने का हुनर आ गया तो सिलेक्शन को बीट करना शायद बहुत ईजी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओल्गा टोकार्जुक को पोलैंड की जो हैं, पोलैंड की लेखिका हैं, उनको 2018 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन 2019 में पूछा जाए तो ऑस्ट्रियाई, एक ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी कैनबरा है, एक ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी वियना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रिया की थी, इसलिए मैंने लिखा है ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडके। हैंडके नाम से मैंने इनको याद कराया था बच्चों को, पीटर हैंडके, और इसमें टोकोमत ओल्गा टोकार्जुक, टोको के नाम से ओल्गा टोकार्जुक को याद किया। तो ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडके को 2019 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन भाषाई सरलता के साथ साथ मानवीय अनुभवों की परिधि एवं विशिष्टता का अन्वेषण किया था इन्होंने एक अपने पुस्तक में, उसी के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्लास में, पहले क्लास में नोबेल के पूरे इतिहास को समझा, सेकंड क्लास में नोबेल प्राप्तकर्ता कौन कौन से भारतीय हैं अब तक उनको समझा,
और थर्ड क्लास में मैंने करंट अफेयर को पढ़ा, इसलिए हमारी टैग लाइन भी है इतिहास से लेके वर्तमान तक करंट अफेयर पढ़ने की रणनीति। और इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर पे पकड़ बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के जो 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, बड़े एग्जामिनेशन में पीसीएस में तो 35-40 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम में कभी कभी करंट की भागीदारी 45 से 50% हो जाती है। तो करंट अफेयर की उपयोगिता आपके हर एग्जामिनेशन में बढ़ रही है फ्रेंड्स, इसलिए करंट अफेयर पे आपको पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर पर पकड़ एक दिन से नहीं बनती है, उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ता है, और जब रेगुलर पढ़ते रहेंगे आप तो चीज़ें सारी आपको तैयार रहती हैं। तो एक बार आपको फिर से अपील है, जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना हो 7068507275 पे कांटेक्ट करके वह एडमिशन ले सकते हैं मेरे इंडिविजुअल क्लास में, जिसकी फ़ीस केवल 100 रुपये मासिक है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।